क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में गरीबी क्यों है? क्यों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भूखे रह करके मर जाते हैं, जो 2 वक्त के खाने के लिए तरसते हैं? क्या इसका कारण यह है कि हमारा जो ये दुनिया है, इस दुनिया में खाने का अभाव है? लेकिन अगर हम अच्छे से देखते हैं तो हम तो ये भी देख पाते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के पास खाने के अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं। एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए जितने भी सामान की जरूरत है वो सब कुछ उन लोगों के पास है। तो क्या है इसका कारण? क्यों है इतना गरीबी? इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही पीछे चलना होगा। कितना पीछे? जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी था उस समय में, हमारा जो पहला सोसाइटी था, जो बार्बारिक सोसाइटी था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, उस सोसाइटी में होता क्या था, जो हम लोग ह्यूमंस थे, हम लोग जानवर की तरह ही जीते थे। हम लोग भी झुंड में रहते थे। हम लोगों का काम सिर्फ एक ही था, सुबह उठना, खाना ढूंढना और फिर एक दिन को जीना, उसके बाद सो जाना और फिर अगले दिन दूसरे दिन के लिए तैयारी करने में लग जाते थे। उस समय में प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे जानवरों की दुनिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गाय रास्ते से जा रही है और उसको सामने कोई घास का ढेर मिल जाता है, तो वो गाय क्या करेगी? गाय पहले उसके पेट में जितना भरेगा या फिर उसको खाने का जितना मन करेगी तो वो खा लेगी। उसके बाद वो गाय क्या करेगी? वो चली जाएगी और उसके बाद उस जो घास का ढेर होगा उसका क्या होगा? कोई दूसरा जानवर आएगा जिसका जरूरत होगा वो खा लेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन वो गाय क्या नहीं करेगी? जितना हो सके पूरा सब मिल गया तो मैं अपने घर ले जाती हूँ, ऐसा वो नहीं करेगी। तो हम भी पहले जानवरों की तरह ही रहते थे। हमें जितने खाने की या फिर खाना ही, मेनली उस समय खाना ही था, जितना खाना हमें चाहिए था बस उतना ही कलेक्ट कर लेते थे। एक दिन जीते थे और दूसरे दिन के लिए फिर से हम अगले दिन तैयारी करते थे। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आने लगे। ह्यूमन सोसाइटी में लोगों को ये बात पता चला कि आज जो हमें खाना मिला है उसको आज ही कंज्यूम करके पूरा खत्म ना करके कल के लिए भी बचाया जा सकता है। तभी से शुरू हो गया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात। मतलब इंसानों के पास अभी वो दिमाग है कि आज जो हमें खाना या फिर जो भी मिल रहा है उसको सेव किया जा सकता है। तो उसी से शुरू हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। जब लोग झुंड में रहते थे, उन झुंडों को ना एक लीडर की जरूरत थी। जो लीडर होते थे वो फिजिकली स्ट्रांग होते थे और उस लीडर का काम था अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। किससे? बाकी वाइल्ड एनिमल जो है, जो जंगल के जानवर होते हैं या फिर दूसरे जो झुंड होते हैं, उन लोगों से प्रोटेक्ट करना ही उसका काम था। तो ये जो हर एक झुंड में एक सबसे ताकतवर आदमी रहता ही था, सबसे स्ट्रांग आदमी। तो जो फिजिकली स्ट्रांग आदमी था उसने धीरे धीरे क्या किया, उस लीडर ने अपने जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उन लोगों के ऊपर अपना पावर, अपना अथॉरिटी दिखाने लगे। और उस सोसाइटी में धीरे धीरे एक चेंज आया और वो है जिसके पास सबसे ज्यादा खाना होता है वो अमीर होते हैं और उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, और जिसके पास खाना कम होता है उसको रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम मिलता है। और उसी का फायदा उठा करके वो लीडर ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उस सोसाइटी में क्लासिफिकेशन हो गया ह्यूमंस का कि जिसके पास खाना ज्यादा होता है वो रिच, मतलब रिच वर्ड यूज नहीं करते थे लेकिन वो लोग रिच थे, और जिनके पास खाना नहीं था वो लोग पोअर थे। और रिच कौन था? जो फिजिकली स्ट्रांग आदमी होता है वो रिच था, और जो फिजिकली वीक थे वो लोग पोअर बने थे क्योंकि उन लोगों के पास खाना कम था। धीरे धीरे सोसाइटी में और चेंजेस आने लग गए। लोगों ने सीखा कि सिर्फ खाना ढूंढ करके हम लोग सेव नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम उगा भी सकते हैं। तो इसी से एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया। हम लोग खेत कर सकते हैं, हम लोग चीज को उगा सकते हैं। और ऐसे ही हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बाद जो नेक्स्ट सोसाइटी था वो एग्रीकल्चर सोसाइटी बन गया। और ये एग्रीकल्चर सोसाइटी में भी वही जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल है वो कंटिन्यू हुआ। जो स्ट्रांग वाले लोग थे उन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, और जो वीक थे उन लोगों ने जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बाकी जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को अपने जमीन पर काम करने के लिए लगा दिया, और वो लोग बन गए एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और वो दूसरा क्लास बन गए जमीन के मालिक। तो धीरे धीरे वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ये चेंजेस हुआ कि एक आदमी के पास बहुत सारा जमीन होता है लेकिन वो एक्चुअल में खेत नहीं करता है, और उसको चाहिए होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो जो पीजेंट्स थे वो लोग क्या करते थे, मतलब जो एक्चुअल में काम करते थे वो लोग एक मालिक के अंदर में काम करते थे, और जो मालिक क्या करता था, मालिक ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता था।
उन लोगों से ही काम करवाते थे और उन लोगों को ही कम खाना देते थे। जो वर्कर्स थे उन लोगों के पास ज्यादा खाना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मालिक लोग नहीं देते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मालिक लोग कैसे नहीं दे सकते? एक्चुअल में तो खाना उन लोगों ने ही उगाया था, उन लोगों ने ही खेत में काम किया था, फिर भी उन लोगों के पास खाना क्यों नहीं रहता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उन लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं क्यों किया। खैर, उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। देखिए, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बाद सोसाइटी में फिर से चेंजेस आने लगे और एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बाद हमारा जो सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गया। अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, बहुत बड़े बड़े मशीन्स आ गए। तो मशीनों ने क्या हेल्प किया? लोगों को मास प्रोडक्शन करने में। मास प्रोडक्शन मतलब हिसाब से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ही सामान प्रोड्यूस होने लगे। तो यहाँ पर भी वही जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो सेम टू सेम रहा। मतलब वो जो मशीन्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होते हैं, उन लोगों का एक मालिक था और मालिक के अंदर में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो वो इंडस्ट्रीज जो थे, वो इंडस्ट्रीज में कौन काम करते थे? वो वर्कर्स लोग। और वर्कर्स लोग काम करके मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ चीजें प्रोड्यूस करते थे, सामान बनाते थे। लेकिन उस सामान के ऊपर उन लोगों का कोई अथॉरिटी नहीं था। तो उस सामान से होने वाला जो लाभ था वो किसको मिलता था? वो फैक्ट्री के ओनर को। और ऐसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फैक्ट्री ओनर ने, इंडस्ट्री ओनर ने वर्कर्स के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करना चालू कर दिया था। और जो वर्कर्स लोग थे वो बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेड हो चुके थे। उन लोगों का वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब था। वो लोग दिन भर काम करते थे, पूरा मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड जो मालिक लोग थे वो लोग क्या करते थे? वो एक्चुअल में फैक्ट्री में तो काम नहीं करते थे, वो लोग तो बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी दे लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्कर्स के ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा था, लेकिन कोई भी उसको क्वेश्चन करने वाला आदमी नहीं था। ऐसा क्यों होता है? क्यों वर्कर्स लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी अपने हक के लिए नहीं लड़ते? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें और एक एग्जाम्पल लेना होगा। वाइल्ड लाइफ को दिखाने वाले चैनल्स में आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कैसे एक शेर हजारों भैंसों की झुंड में से एक भैंस को शिकार करके ले जाता है और बाकी सब भैंसे उसको सिर्फ देखता ही रहता है, वो शेर के साथ लड़ाई नहीं करता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो शेर इन सब भैंसों पर भारी है? क्या वो शेर ज्यादा ताकतवर है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो मेन रीजन ये है कि जो भैंस होते हैं उन लोगों के पास क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं एक अकेला वो शेर के साथ लड़ाई करके जीत नहीं सकता, लेकिन उसको वो नहीं पता कि सब लोग अगर मिलेंगे, सब लोग मिलजुल करके अगर शेर के साथ लड़ाई करेंगे तो उस शेर को हम भगा सकते हैं, उसके साथ लड़ाई करके उसको हरा सकते हैं। तो उन लोगों के पास वो क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, इसीलिए वो डर जाते हैं। ठीक वैसा ही होता है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में भी। जो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी था वहां वर्कर्स लोग बहुत ज्यादा थे, उन लोगों का तादाद, नंबर बहुत ज्यादा था। और मालिक जो होता था, फैक्ट्री के जो ओनर थे, उन लोगों का जो नंबर था बहुत ही कम था। फिर भी वर्कर्स लोग उनसे डरते थे, उन लोगों से फाइट बैक नहीं करते थे, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करते थे। उसी समय एक महान फिलोसोफर का जन्म हुआ जिन्होंने इस चीज को बारीकी से देखा कि ये जो फैक्ट्रीज होते हैं उनमें वर्कर्स लोग ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो फायदा होता है वो वर्कर्स को नहीं होता है, बल्कि कंपनी के, इंडस्ट्रीज के मालिक को होता है। तो उन लोगों के पास भी क्लास कॉन्शियसनेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूरा जिंदगी वर्कर्स लोगों के जो जीवन है उसको बेहतर करने के लिए ही वो लड़े। कैसे? उन्होंने बुक लिखा, बहुत सारा बुक लिखा, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी दिया। हालांकि जब वो जिंदा थे और जब ये थ्योरीज दे रहे थे तब वो वर्कर्स लोगों के पास पहुंच नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वर्कर्स लोग ज्यादातर अनएजुकेटेड थे और ये पहुंच रहा था वो मालिकों के पास, और इसीलिए मालिक लोग उनका शत्रु हो गए थे। उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही दर्दनाक था। वो एक देश से दूसरे देश भागता रहा और फिर इस दुनिया से अलविदा ले लिया। लेकिन अ मैन डाइज बट नॉट हिज थॉट्स, उसके मरने के बाद भी उसका जो थॉट्स है वो चलता रहा। लोगों के बीच उसका जो थ्योरीज है वो ज्यादा ही पॉपुलर होता गया और काफी हद तक उसका जो सपना था वो पूरा भी हुआ। तो इस महान आदमी का नाम था कार्ल मार्क्स।
और उन्होंने बहुत सारा थ्योरीज दिया है, उनमें से क्लास स्ट्रगल थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो ये क्लास स्ट्रगल का थ्योरी दिया था उसको हम अगले वीडियो में बारीकी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग उसका जो बेसिक थीम है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी का मेन मुद्दा ये था कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के ही लोग होते हैं। देयर आर ओनली टू क्लासेस, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। क्या है? प्रॉपर्टी, वेल्थ। उनके अकॉर्डिंग जो गरीबी है वो गरीबी इसलिए नहीं है कि दुनिया में वेल्थ प्रॉपर्टी नहीं है, गरीबी इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कुछ लोगों के पास हद से ज्यादा वेल्थ या फिर प्रॉपर्टी है और कुछ लोगों के पास वेल्थ नहीं है, और इसीलिए ये जो क्लासेस होते हैं, दो क्लासेस, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। द टू क्लासेस आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट क्लैश। और उन्होंने बोला था ये जो क्लैश है, ये जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल में जो हैव नॉट्स है वो लोग जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का नंबर ज्यादा था और अंत में वो लोग ही इस दुनिया में राज करेंगे। और उन्होंने बोला था जैसे प्री हिस्टोरिक सोसाइटी में एक क्लासलेस सोसाइटी था, एकदम जो बार्बारिक सोसाइटी था, जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी वाला, वही चीज फिर दोहराएगा। इट मीन्स हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। पहले जैसा प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस एक क्लासलेस सोसाइटी था, ठीक वैसे ही इस दुनिया में भी एक ना एक दिन वो दिन आएगा जहां पर ये दुनिया एक क्लासलेस सोसाइटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस सोसाइटी, एक इक्वल एंड इगलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगा।